आज हमारे साथ हरेंद्र शुक्ला जी हैं, जो कि अनुभवी पत्रकार हैं, भारत 24 के पत्रकार हैं फ़िलहाल, और तमाम समाचार पत्रों में इन्होंने काम किया है। तो 30 वर्ष का अनुभव है। आज हम एक शो बनाने की सोच रहा था मैं कि आज अपने शो में किसे बुलाऊं। तो भाई काशी का जाना माना नाम है, इनसे बेहतर तो वर्तमान पत्रकारिता, जो कि हमारा आज का मुद्दा है, इनसे बेहतर तो नाम कोई मुझे आया नहीं दिमाग में। तो हरेंद्र सर, सबसे पहला सवाल है, वर्तमान पत्रकारिता को आप किस तरह देखते हैं? सबसे पहले रिपब्लिक हिंदुस्तान के दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम है, और उसके अलावा जो लोग भी इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं उनको भी मेरा यथोचित सादर प्रणाम और प्यार। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। आपने क्या सवाल किया, जरा फिर से उसको रिपीट कीजिए। 30 वर्ष का अनुभव है। पहले वर्ष में जब हरेंद्र शुक्ला जी आप पत्रकारिता शुरू किए थे, हाँ, और अब के समय की पत्रकारिता में क्या अंतर पाते हैं? देखिए, जब चूँकि मैं तो राजनीति में था और मैं 90-91 के सत्र में मैं छासन का अध्यक्ष भी रहा। अच्छा। और एक राजनीति की एक धुन सी थी। उसके बाद रेलवे में नौकरी लगी, तो पता ना क्यों नौकरी हमको रास नहीं आई। गवर्नमेंट जॉब? हाँ, गवर्नमेंट जॉब, और टीसी के पद पे मेरा चयन हुआ था। तो 1 सप्ताह तक ट्रेनिंग आरआरबी पटना में करने के बाद मैं छोड़ दिया। हमने छोड़ो यार, कौन नौकरी करने जाए। बहरहाल अब वो भूतकाल की बात है, उसको छोड़ दिया जाए। तो मैंने सोचा कि अब क्या किया जाए, पत्रकारिता किया जाए। तो पत्रकारिता का सफ़र हमारा लगभग 1996 से शुरू हुआ। क्योंकि छात्र जीवन में जब हम लोग थे तो प्रेस विज्ञप्ति वगैरह बनाना अपने वरिष्ठों से आदमी सीखा। और देखिए, तब की पत्रकारिता बड़ा डिवोशन वाली पत्रकारिता थी। डिवोशन मतलब समाज के प्रति बिल्कुल, जो समाज के दर्द समर्पण। था, हाँ, समर्पण, जो समाज का दर्द हुआ करता था वो अखबारों में छपता था, और पत्रकार छापते थे, उनका चिंतन होता था। और किसी भी कैपिटलिस्ट की अच्छी चीज़ें छपती थी, लेकिन उनके जुल्म की खबरें नहीं छपती थी। ये होता था? हाँ, मतलब अब ये नहीं कि उस दौर के मीडिया घराने किसी के जुल्म की दास्तां को जो है बिल्कुल हाईलाइट करे, जैसा कि आजकल हो रहा है। अब आजकल के पत्रकारिता का ये है कि अब जो गरीब है, सबल है, जो पीड़ित है, उसकी आवाज़ मीडिया नहीं बन पा रही है। उसकी आवाज़ मीडिया कतई नहीं बन पा रही है। और ये पेड न्यूज़ का दौर है। देखिए, एकदम क्लियर कट बात है, सीधा सा। अब पहले ये था कि पहले विद्वान पत्रकार हुआ करते थे, और हम लोग तो बचपन में भाई अगर जान जाते थे कि कोई पत्रकार है, ये पत्रकार हैं, तो एक बार बात करने में भी हम लोग हिचक करते थे। मतलब ये होता था उनके सामने बिल्कुल आदमी छात्र जीवन में भी डिसिप्लिन वे में बात करता था, और उनसे ज़्यादा हम लोग इधर उधर की बात नहीं कर पाते थे, विषयगत बातें ही होती थी। लेकिन अब देखिए, अब समय कितना तेज़ी से बदला कि अब आजकल एक प्रचलन चला है कि अब चाउमीन बेचने वाले और गोलगप्पा बेचने वाले, ठीक है, ये व्यवसाय है, किसी के जीवन यापन का ये एक माध्यम है। लेकिन अब चाउमीन और डोसा बेचने वाले लोग जो है, और हाथ में माइक लेकर के अब वो पत्रकार गली गली घूमे फिर रहे हैं, मरा रहे हैं, पिटा भी रहे हैं, चूँकि अब वो सारा कुछ है। चिमटा वाले बाबा से पिटा। हाँ हाँ। लेकिन अब सवाल इस बात का है कि अब देखिए, जो चीज़ें बदली हैं ना, तो इसका कहीं ना कहीं असर जो है ग्लोबलाइजेशन का है। तो जब से वैश्वीकरण का प्रादुर्भाव इस देश में हुआ, तब से बड़ी तेज़ी से सारी चीज़ें बदली हैं, और कहा जाता है कि 100 साल पे सारी चीज़ें बदलती है। तो ये बदलाव का दौर चल रहा है। भाई हर कोई आदमी का स्वभाव ही देख लिया। अब आजकल आप देखते होंगे कि हर आदमी अब कोई प्रेम की भाषा नहीं बोलता है। अब बड़ी आक्रामक रूप में आदमी अपने आदमियों के अंदर ये फ्रस्ट्रेशन भी आ गया है। हाँ, लोग फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। हाँ, उसका कारण है। क्या कारण है? उसका कारण है कि आमदनी कम है, खर्चे ज़्यादा हैं। और हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि आदमी का क्रय शक्ति बड़ा है, लेकिन क्रय शक्ति बढ़ने के अनुपात में जो रोजगार है ना, और निश्चित रूप से अब रोजगार को लोग दुकान से जोड़ करके देखते हैं, मेरे समझ से।
तो सरकारी विभागों में नौकरियां जो लोग पहले पाते थे, भाई पहले एक आदमी कमाता था, पूरा परिवार बैठ कर खाता था। अब आजकल बच्चा हाई स्कूल में गया नहीं कि वो नौकरी उसके दिमाग में नाचने लगती है कि हम इंटर करेंगे, बीए करेंगे या बीएससी करेंगे, जो भी करेंगे, इंजीनियरिंग करेंगे तो हमको नौकरी मिल जाएगी। तो अब सही हम पत्रकारिता पे ही रहते हैं। रवीश कहते हैं, जाने माने पत्रकार है, हमारा चैनल भी देखते हैं वो, और उन तक भी ये बात पहुंचेगी। तो रवीश कहते हैं कि पत्रकारिता वेंटिलेटर पे है, और उन्होंने एक शो में बोल दिया था मानक को कि मानक मैं दुकानदार नहीं हूँ। ये किस तरह का हमला वो करते रहते हैं लगातार मीडिया में? और देखिए, वो उनका हमला नहीं है, उसको हमला मत कहिए। अब चूंकि देखिए ये मीडिया के लोग, अंजना ओम कश्यप कहती हैं कि हम भी पत्रकार हैं, हमें ज़्यादा देखा जाता है रवीश से। अब देखिए, अभी तो क्या नाम है, नहीं निजी मामला है। और देखिए, और ये अहंकार की भाषा है कि हमको ज़्यादा देखा जाता है, हमको ज़्यादा सुना जाता है और हमको ज़्यादा पढ़ा जाता है। तो देखिए, जहाँ विचार अच्छे होंगे वो विचार पढ़े भी जाएंगे, और अगर आप बोलते हैं अच्छे विचार तो वो सुने भी जाएंगे। लेकिन लेकिन सुन लीजिए, 1 मिनट में समय लूँगा आपका, कि अब कहा जाता है ना कि वर्तमान दौर में झूठ को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो या सोशल मीडिया हो, कि झूठ को देखिए अब 3 मीडिया काम कर रही है, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया। अब सोशल मीडिया का असर यह है कि इससे पूरे दुनिया का हर आदमी जिसके हाथ में मोबाइल है वही पत्रकार है। क्यों? हर 2 वर्ग किलोमीटर पे एक पत्रकार मिल जा रहा है। वो कहीं फोटो खींच करके फेसबुक पर अपलोड कर रहा है। अच्छा, दूसरी बात, सोशल मीडिया ने बड़ा निजता को भी भंग किया है। और कमेंट में आप देखते हैं, चाहे ट्विटर हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे वो फेसबुक हो, अब इस पर लगातार अश्लीलता परोसा जा रहा है। और कमेंट, बाप रे बाप, इतना गंदा गंदा गाली गलौज का कमेंट की आप जीवन में कभी कल्पना नहीं किए होंगे। व्यक्ति की आज़ादी का मतलब मजाक बना, नहीं मजाक नहीं, नाजायज फायदा है। नाजायज फायदा। और सरकार को भी चाहिए कि ये जो गलत कमेंट लोग कर रहे हैं, हालांकि कानून है इस पर, लेकिन जो है इस पर जो है पूरी तरीके से इसका इम्प्लीमेंट होना चाहिए कि जो भद्दे और गंदे और अश्लीलता परोसते हैं उनके ऊपर तो राष्ट्रद्रोह का मुकदमा कायम होना चाहिए। 2000 के नोट में चिप ढूंढना क्या पत्रकारिता है? नहीं भाई, देखिए, अब नोट का जिम्मा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का है। चिप ढूंढने वाले भी एक पत्रकार थे। बहुत सरकार का है। अब वो देखिए, अब होता है ना कि मतलब किसी को उंगली करना, मतलब कूड़े देना, ठीक है, तो ये सब पत्रकारिता नहीं है भाई। आप चीप, सुन लीजिए, आप चीप खोजने में जितना समय निकाल रहे हैं उतना आप शहर से निकलिए ना। आप जो है देश के और प्रदेश की राजधानी में बैठ करके आप पत्रकारिता कर रहे हैं, अच्छा। तो वहाँ से निकल करके, अब जैसे हम लोग बनारस और चंदौली जिला के बॉर्डर पे हैं, ये रामनगर का ये दुर्गा मंदिर का पोखरा है, बड़ा सुंदर दृश्य है, ये काशी नरेश जी की ये संपदा है। तो जो चीप नोटों में चीप खोजने के बजाय अगर नौगढ़ के आदिवासी इलाके में जाते, नौगढ़ के गाँव में जाते आप, तो वहाँ के दर्द को खोजिए ना, कि आज भी वहाँ के लोग पेड़ों के पत्ते और पेड़ों की छाल खा करके जीवन यापन करते हैं। ऐसे ऐसे गांव हैं। मैं गया हूँ, मैं जा करके उन आदिवासी इलाकों को मैंने बड़ा करीब से देखा है कि आज भी आपको मालूम होगा कि वाराणसी का जो सिटी स्टेशन है, कैंट स्टेशन है और काशी स्टेशन है, आप देखते होंगे कि लोग गट्ठर बांध करके आते हैं। वो आदिवासी होते हैं, वो मुसहर समाज के लोग होते हैं। और सोचिए कि पूरे पत्तों पे उनकी कई कई पीढ़ियां गुजर जाती हैं। वो महुआ का पत्ता ले करके वो यहाँ पे आते हैं और सड़क के किनारे बैठ करके उसका जो है काउंटिंग करके बंडलिंग करते हैं, बंडल बनाते हैं, और वहीं पर उनके नंग धड़ंग बच्चे ऐसे खेलते रहते हैं, मिट्टी खाते रहते हैं। और वो पत्ता बेच करके, चूँकि बनारस में पान की बिक्री सबसे ज़्यादा होती है और उन पत्तों का उपयोग जो है यहाँ पान में और भांग में होता है। तो बनारस में जो भांग की बिक्री होती है तो उसी महुए के पत्ते पे ही बांध करके दिया शुरू में कहा पत्रकारिता पेड हो गई है, तो इनकी खबरें जो नौगढ़ वाली बता रहे हैं वहाँ पेड होकर हो जाए तो पत्रकार दिखा दे, वहाँ जाने तो कोई फायदा होगा नहीं, उनको प्रॉफिट नहीं तो नहीं दिखाएंगे। नहीं भाई, गरीब आदमी कहाँ से पैसा पाएगा?
गरीब आदमी। अब ये है कि आप सबल हैं तो आपके चेहरे स्क्रीन पर आएंगे, आपके फ़ोटो अखबारों में छपेंगे। अगर आप गरीब हैं, कमज़ोर हैं और आपके साथ अन्याय हो रहा है तो आप नहीं दिखेंगे। एक बात बताइए, हाँ, अभी मुक्तेश्वरानंद जी पे बात अगर ना करें तो बड़ा अलग होगा। तो अभी मुक्तेश्वरानंद जी को लोग शंकराचार्य मानने से इनकार कर दिए। लोगों का लगातार कहना, कई जूना अखाड़े ने भी ये कह दिया। हाँ। इस पे आपकी क्या राय है? अब देखिए, ये अखाड़ों के मानने या न मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर सही मायने में पूछा जाए तो स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी ओरिजिनल शंकराचार्य हैं। शंकराचार्य जी के पास जितना अध्ययन है, जितना ज्ञान है, ये उंगली उठाने वालों के 7 पुश्त अच्छा, एक को भी उतना ज्ञान नहीं होगा। अच्छा, एक चीज बड़ा वायरल हो रहा है, क्या? अखिलेश की सरकार में उनको पीटा गया और अखिलेश दरबार लगा रहे। नहीं, देखिए वो अब देखिए, आप कह रहे हैं, अब सोचिए, लोग कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। नहीं, अब आप सोचिए कि उस दौर में उनके साथ बनारस के कई कथित संत और महंत थे उस आंदोलन में। मैं भी चश्मदीद हूँ, मैं उसमें आप थे? हाँ, मैं उसमें आज अखबार में था। अच्छा, चूँकि लाठीचार्ज का भी मैं चश्मदीद हूँ। तो अब सवाल यह है कि जितने संत महंत वो गणेश प्रतिमा के विसर्जन की मांग को लेकर के, वो बहुत ऐतिहासिक वो आंदोलन था। तो जितने संत महंत थे, भगोड़े थे, जो भाग गए लाठीचार्ज के बाद, और उस रात के भागने के बाद दोबारा वो फिर नहीं लौटे। महाराज, आप गए होते कभी चौरा अस्पताल में, देखे होते कि जिस बेरहमी के साथ प्रशासन के लोगों ने लाठियां बरसाई थी बटुकों के ऊपर, देख करके कलेजा हिल जा रहा था कि उन बटुकों का क्या दोष है, स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी का क्या दोष है। वो अपने ज़मीन मकान के लिए तो नहीं लड़ाई लड़ रहे थे ना, वो गणेश प्रतिमा के विसर्जन की मांग को लेकर के लड़े थे। वो हिंदू धर्म के लिए लड़ रहे थे, सनातन धर्म के लिए लड़ रहे थे। अब आज अच्छा, उस समय जितने साधु संत भागे थे, आज वो देखिए सरकार से सट करके गलबैया कर करे अपना आनंद ले रहे हैं। अरे तुम संत हो, महंत हो, सरकार के पीछे भागने के बजाय तुम मंदिरों में बैठो, साधना करो, पूजा करो, पाठ करो, तब न तुम संत महंत कहलाओगे। और पता चला कि तुम जो है दिन भर में 24 घंटा तुम सरकार के पीछे पीछे भाग रहे हो, तो तुम कैसे संत हो, कैसे महंत हो? ये जो महाकुंभ हो रहा है, हाँ, ये पत्रकारिता निभाने का भी महाकुंभ है। हाँ, लेकिन इस महाकुंभ में जहाँ सनातन संस्कृति को दिखाना था, हमारे धर्मगुरुओं को दिखाना था, वहाँ पे मोनालिसा की आंखें, IITN बाबा, और हर्षा रिछारिया, ममता कुलकर्णी, ये क्या पत्रकारिता है? अब देखिए, इस पत्रकारिता का क्या आप कहेंगे इस पे? अब देखिए, अब उस समय तो ये तो दुखद पहलू है कि वो माला वाली, क्या नाम बताया, मोनालिसा। तो चूँकि इंदौर इस देश का एक हिस्सा है, और जो माला जो बेचने वाले लोग हैं वहाँ ज़्यादा पाए जाते हैं। वो एक पूरा उनका एक जातीय समूह है जो इसी व्यवसाय में है। अच्छा, अब है ना कि अब यहाँ स्थिति है कि लोग जो है, जहाँ जिधर भीड़ चलती है उधर लोग चलते रहते हैं। तो जो कुंभ का जो शुरुआती दौर था, तो ये दुखद घटना है कि भाई आप कुंभ की महिमा, कुंभ की महत्ता की बजाय आप मोनालिसा और वो कौन हीरोइन थी, क्या नाम है उसका, ममता कुलकर्णी, कुलकर्णी और वो हर्षा रिछारिया, हाँ, हर्षा रिछारिया, मीडिया का ध्यान, और IITN बाबा, तो ये सब फर्जी है। ये सब केवल मूर्ख बनाने का ये सब लोगों का ये धंधा है। और मैं तो कह रहा हूँ कि जनता के जहनियत के साथ इन लोगों ने ऐसा करके खिलवाड़ किया है। कारण ये है कि वहाँ भाई कुंभ की महत्ता को बताओ ना। अगर आप यूट्यूबर हो तो कुंभ की महत्ता को बताओ, आप मीडिया से हो तो कुंभ की महत्ता को बताओ। अब पता चला कि ये हीरो हीरोइन, ये लड़की, ये लड़का, ये IT, ये डॉक्टर, ये दिखाने से क्या लाभ होगा? मतलब उससे क्या लाभ होगा? आप आने वाली जनरेशन को, आने वाली पीढ़ी को अब क्या परोसना चाहते हैं? अफजल अंसारी ने एक बयान दिया है, हाँ, गांजा अगर महादेव का प्रसाद है, हाँ, तो उसे लीगल क्यों नहीं किया जाता? हाँ, बिल्कुल, उनका सवाल बिल्कुल सही है। भाई बाबा विश्वनाथ को, बाबा भोले शंकर को
भांग चढ़ता है, गांजा, भांग, धतूरा, ये सब बाबा के आहार हैं। इससे आप सहमत हैं? हाँ बिल्कुल सहमत अब है। जाल अंसारी के हाँ बिल्कुल। ये ऑन एयर आप बोल रहे हैं? नहीं बिल्कुल, मैं ऑन एयर बोल रहा हूँ, अब मैं डंके की चोट पे बोल रहा हूँ कि बिल्कुल गांजा और भांग को भी बैद कर देना चाहिए भाई। भाई वो बाबा का प्रसाद है, तो उसको अवैध क्यों घोषित करके रखो भाई? उसका लाइसेंस दे दो ना। भांग का लाइसेंस तो दिया गया है, आप गांजे का भी लाइसेंस दो ना। शराब का जब दे सकते हो? नहीं शराब नहीं, मैं शराब का समर्थक नहीं। हाँ मैं शराब का समर्थक नहीं, लेकिन गांजा भांग भाई, अब आपको मालूम है कि महाकुंभ में कई 100 टन गांजे की खपत हुई होगी। हाँ इसमें तो भाई जिन टेंटों से आप गुजरिए, मैं भी 3-4 बार मैं गया था। हाँ तो बिल्कुल गांजे का सुगंध स्मेल आ रहा था। हाँ तो देखिए, तो गांजा भांग धतूरा तो बाबा का प्रसाद है। आखिरी सवाल अब है, आपका जो मुद्दे से हम थोड़ा भटके ना, उसी मुद्दे पर हैं। अब जो पत्रकार आ रहे हैं, जो बन रहे हैं, हरेंद्र शुक्ला अपने 29 वर्ष के अनुभव से उन्हें क्या सलाह देंगे? उन्हें कैसे पत्रकारिता धर्म का पालन कैसे करना चाहिए? तमाम ऐसे मुद्दे हैं, तो आप हमारे